दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा सिर्फ आवाज़ हुई, यहाँ हमारा आवाज़ नहीं हुई पर यहाँ पे पता चला। तो क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से मैंने यहाँ मारा तो मुझे यहाँ पे पता चला, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। अब मैं आपको जो है 440 वोल्ट के झटके कैसे लगते हैं उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए आप सलमान भाई से जाके बात करो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली बायोलॉजिकली किस तरीके से अगर आपके पाँव में लगे या फिर आपके हाथ में, आपके ब्रेन तक जो है वो सिग्नल पहुंच जाता है और वो भी सेकंड के 10वें भाग के अंदर। अब ये जो काम हो रहा होता है एक पूरा का पूरा न्यूरॉन का सिस्टम होता है। और न्यूरॉन क्या है वैसे मैंने अपने एक पहले वीडियो में बता रखा है। तो पूरा एक न्यूरॉन का यहाँ पे सिस्टम होता है और वो सिस्टम कुछ ऐसे होता है कि जैसे एक तरफ से हमारी चल रही होती है सेंसरी न्यूरॉन, तो जो नाम ही बता दी कि वो सेंस करेगी कुछ ना कुछ। तो जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन जो है वो यहाँ पे हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जैसे आप एक तरह से CPU समझ सकते हैं। और CPU में प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशन और उसके बाद में जो है वो वहाँ पे वापस जाता है और मोटर न्यूरॉन तक बात पहुँचती है। मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल से कनेक्टेड होती है और वो कहती है कि भैया हाथ हटा ले। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक लूप बना हुआ होता है और ये सारा काम जो जैसा मैंने बताया सेकंड के 10वें हिस्से में हो रहा होता है। और ये करने के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी खासी स्पीड चाहिए, आपके 5G से भी ज़्यादा, आपके 4G से भी ज़्यादा। और वो स्पीड होती है 70 to 120 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में तकरीबन वो 70 से 120 मीटर चल लेगी। या आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि तकरीबन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। और हमें तो मतलब भागना स्टार्ट करें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा में भी जो है हम फूलने लग जाए। और हमारी बॉडी के अंदर ही कोई ऐसा करंट चल रहा है कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, जो कि तकरीबन हमारे भागने की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा है। तो कैसे जो है ये एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर इतना फास्ट ये काम कर रहा होता है और किस तरीके से ये सारे सिग्नल एक तरह से आगे रिले हो रहे होते हैं, ये सब जो है धीरे धीरे करके पूरा एक नेटवर्क होता है जो करके 1 बाय 1 करके हम इसको समझेंगे। अब इस न्यूरॉन के अंदर जो है 3 तरह की पोजीशन है। एक तो है यहाँ पे बहुत सारे डेंड्राइट से कनेक्शन है और सेल बॉडी है। उसके बाद में आप एक पतला सा ये देखेंगे पूरा माइलिन शीथ का जो बना हुआ है। और उसके बाद में अगेन यहाँ पे ये जाके इसके एक्सॉन टर्मिनल निकल रहे हैं जो आगे जाके किसी और नई जो न्यूरॉन है उससे कनेक्शन वो बना रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि ये बेसिकली जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं वो अलग अलग न्यूरॉन से जो कनेक्शन इनके बन रखे होते हैं वो वहाँ से सिग्नल को ले रहे होते हैं। तो जब वो सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पे एक तरह से डिसाइड हो रहा होता है कि वो सिग्नल क्या इतना बड़ा है कि उसे रिले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो वहाँ पे एक -70 मिलीवोल्ट जो है वो एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। अब सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल को समझते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल को समझने के लिए जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ इसके अंदर पोटेंशियल है। और पोटेंशियल से हम थोड़ा फिजिक्स में अगर पहुंच जाए तो वहाँ पे भी आपको ध्यान होगा, बैटरी होती है कुछ 5 वोल्ट की, कोई 10 वोल्ट की, इस तरह से अलग अलग तरह की बैटरी होती है। तो वहीं से जो है यहाँ पे भी एक तरह से इधर पोटेंशियल होता है हमारी सेल के अंदर भी, खास तौर से न्यूरोनल सेल के अंदर। अब ये जो न्यूरोनल सेल के बाहर पॉजिटिव होने का क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नंबर ज़्यादा है। जैसे कि सोडियम आयन है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऑफकोर्स पोटेशियम भी होते हैं पर वो उतने नहीं होते, लेकिन वहाँ पे सोडियम आयन होते हैं और भी आयन होते हैं, लेकिन हम मेजोरिटी के लिए अभी यहाँ पे सिर्फ सोडियम पे फोकस करेंगे। तो सोडियम आयन वहाँ पे काफ़ी सारे हैं। और अगर नेगेटिव यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयन वो होते हैं मेजोरिटी के अंदर, और बाकी अंदर जो है वो प्रोटीन वगैरह भी होते हैं वो नेगेटिव में होंगे, और भी कुछ आयन होंगे जो कि नेगेटिव होते हैं। तो ओवरऑल जो है सेल के जो अंदर होता है न्यूरोनल सेल के चार्ज वो नेगेटिव हो जाता है, बाहर पॉजिटिव होता है। तो इसी की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है विच इज़ -70 मिलीवोल्ट। लेकिन अब थोड़ा और डीप जाते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे -70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो भी सेल होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ भी चीज़ें ऐसे एक्सचेंज नहीं हो सकती। इट्स काइंड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि उसमें बहुत ही सेलेक्टिव एक तरह से चीज़ें ट्रांसफर हो सकती है। और वो सेलेक्टिव करने के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के चैनल बने हुए होते हैं जिसके थ्रू ही कोई चीज़ वहाँ पे निकल सकती है, खास तौर से अगर वो आयनिक है तो यहाँ पे भी जो है हमारे एक तरह से जब रेस्टिंग पोटेंशियल में जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे सोडियम लीकी चैनल और एक तरह से पोटेशियम लीकी चैनल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेशियम जो है अंदर की साइड काफ़ी ज़्यादा होता है, बाहर की साइड कम होता है। तो चूंकि अंदर पोटेशियम आयन काफ़ी ज़्यादा है तो उनके पास में एक प्रेशर बनता है वो बाहर की तरफ जाने का, मतलब वो उस चैनल के थ्रू जो लीकी चैनल है, पर ज़्यादा नहीं जा पाते, पर हाँ थोड़ा बहुत वो लीक करते रहते हैं, इसी वजह से इसे लीकी चैनल बोला है। तो वो एक तरह से बाहर की तरफ मूवमेंट करने लगता है। तो ये एक तरह से उनका केमिकल ग्रेडियंट बन गया उस तरफ का। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे पोटेशियम बाहर जाता जाएगा तो वहाँ पे पोटेशियम
के बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट होगा और उसकी वजह से एक जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो जनरेट होगा जो कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी टुवर्ड्स द सेल हो रहा होगा, टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल हो रहा होगा। तो इस तरीके से कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया, लेकिन ओवरऑल जो ये ग्रेडियंट है वो बेसिकली बाहर की तरफ जो है, क्योंकि उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक तरह से बाहर बन गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम सोडियम की बात करें तो वहाँ पे सोडियम लीकी चैनल है, तो चूंकि जैसा मैंने बताया कि सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं तो वो सोडियम अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहे होते हैं आउट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो इस तरह से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया जो कि टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन होता है। तो आप समझ गए कि मतलब एक तरफ से जो है पोटेशियम चैनल के थ्रू बाहर की तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है और सोडियम लीकी चैनल की वजह से यहाँ पे इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ स्टेट में पहुंच जाते हैं और इसको बेसिकली जैसे जैसे मान लीजिए जैसे पोटेशियम जितना बाहर जाता रहेगा, सोडियम जैसे जैसे अंदर आता रहेगा, तो इसको वापस से मेंटेन करने के लिए बीच में यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि अगेन यहाँ पे 3 सोडियम को बाहर भेजने का और 2 पोटेशियम को अंदर लाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी दैट इज कॉल्ड एटीपी, राइट। तो इस तरीके से ये एक तरह से इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन बनी रहती है और वहाँ पे -70 मिलीवोल्ट का वो जनरेट करके रखा रहता है पोटेंशियल। तो ये एक तरह से रेस्टिंग पोजीशन है, इसी को रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब जब कुछ जो सिग्नल आ रहे होते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू, तो वो जब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अगर मान लीजिए -55 मिलीवोल्ट को अगर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो वो सिग्नल जो है एक तरह से डेड हो जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसी तरह से मतलब वहीं पे ट्रांसमिशन होता रहेगा। और ये देखा गया है कि इस तरह के सिग्नल जैसे आंखों के थ्रू वहाँ पे जो होते हैं वो उस तरह के सिग्नल आ रहे होते हैं, या टेस्ट वाले जो सिग्नल होते हैं वो मतलब इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या हो कि मान लीजिए आप पे अटैक हुआ है, जैसे कि मैंने अभी अपने हथौड़ी से अपने इसको मारा था, तो क्या हो कि अगर आप पे अटैक हो गया तब तो नेचुरली आपको एक तरह से ब्रेन के नर्वस सिस्टम तक पहुंचना जरूरी है, CNS तक पहुंचना जरूरी है कि तुरंत कुछ एक्शन लिया जाए, नहीं तो डैमेज बॉडी में होता चला जाएगा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट होता है वो होता है जिसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि वो सिग्नल इतना बड़ा है कि वो -55 मिलीवोल्ट को क्रॉस करेगा, तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे इस एक्शन पोटेंशियल को आगे कैरी करने के लिए वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं जो कि एक तरह से 3 तरह की स्टेट में रहते हैं, या तो वो ओपन अप होते हैं, या फिर वो बंद होते हैं, और या फिर वो इनएक्टिव होते हैं। और ये जो है जैसे हर आयन के लिए यूजुअली अलग होते हैं, तो सोडियम के लिए अलग वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, पोटेशियम के लिए अलग होगा। तो अब यहाँ पे इन्हीं के थ्रू जो है एक्शन पोटेंशियल कैरी हो रहा होगा। कैसे, जरा क्विकली समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज़्यादा का सिग्नल मिला है आगे से, तो वो बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही अंदर एंट्री कर रहा होगा तो वहाँ पे जो सोडियम गेटेड आयन चैनल होंगे, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, वो एक तरह से खुल जाएंगे और काफ़ी सारे जो सोडियम है उसका इन्फ्लक्स होगा, यानी कि एक तरह से वो सेल के अंदर आ जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे जो है वो सेल के अंदर आ जाएंगे, तो इसकी वजह से बाहर जो एक तरह से सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, अंदर जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से वहाँ पे सेल की पोलैरिटी बदल जाएगी, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले सेल बाहर जो है वो पॉजिटिव होती है और अंदर नेगेटिव होती है, तो नाउ इट विल बिकम रिवर्स, यानी कि वो एक तरह से बाहर जो है वो माइनस हो जाएगी और वो अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। एंड कितना पॉजिटिव हो जाएगी, अराउंड अप टू 30 मिली वोल्ट के तकरीबन हो जाएगी। और इस फेज को जो है वो डीपोलराइजेशन कहते हैं। और वो डीपोलराइजेशन क्यों कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पहले एक तरह से यहाँ पे -70 मिली वोल्ट था, तो वो टूवर्ड्स एक तरह से 0 की तरफ जाने लगता है, मतलब -55 गया और फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो इस तरह से वो एक तरह से डीपोलराइजेशन, यानी पोलर से डीपोलर हो रहा है, यानी कि एक तरह से उसका चार्ज हट रहा है, तो इस वजह से डीपोलराइजेशन फेज आता है। लेकिन जैसे ही ये डीपोलराइजेशन फेज आता है तो सोडियम अंदर आ चुके हैं। अब वापस से बात आती है कि वहाँ पे जो है वापस से रीपोलराइजेशन का फेज आता है, यानी कि एक तरह से जो उसके अंदर पोलराइजेशन था वो फिर से अचीव किया जाए जो कि पहले था। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि सोडियम गेटेड आयन चैनल तो खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम गेटेड आयन चैनल जो है वो थोड़े से स्लो होते हैं स्पीड के अंदर, तो इस वजह से वो धीरे धीरे आराम से खुल रहे होते हैं। इसकी वजह से वो बाद में खुलते हैं, और वो जैसे ही बाद में खुलते हैं तो उसके अंदर जो पोटेशियम आयन जो कि अंदर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वो उनका आउटफ्लक्स स्टार्ट होगा, यानी कि पोटेशियम आयन चैनल अंदर से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही वापस से अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो अगेन हम जानते हैं कि अगर वो अंदर से बाहर की तरफ गए हैं तो वापस से वहाँ पे बाहर पॉजिटिव आयन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए अंदर के मुकाबले, तो वापस से एक तरह से वो टूवर्ड्स जो है वो पॉजिटिव बाहर और अंदर की तरफ नेगेटिव होने लगेगी, और वो धीरे धीरे रीपोलराइजेशन होते हुए नीचे 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 आना स्टार्ट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज गेटेड आयन जो पोटेशियम वाले हैं वो थोड़े स्लोली खुलते हैं, तो वापस स्लोली ही क्लोज होते हैं, तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, जिस फेज को बोलते हैं
हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि जितना पोलराइजेशन होना था इसका -70 से उससे भी नीचे चला गया, इस वजह से हम इसे बोल रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल खुल चुका है तो एक तरह से जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो वहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब एक तरह से किसी भी तरह का मूवमेंट को वो बंद कर देगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि सिग्नल जो है वो कभी भी वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि अब वहाँ से कुछ भी आ तो सकता है नहीं, क्योंकि वो कोई भी सिग्नल का ट्रांसमिशन हो नहीं सकता। एट द सेम टाइम सिग्नल फॉरवर्ड लुकिंग ही रहेगा, मतलब हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब जैसे जैसे हाइपर पोलराइजेशन से धीरे धीरे वो फिर से जो है एक तरह से रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ आने की कोशिश करेगा, और इसी फेज को जो है एक तरह से रेफ्रेक्टरी पीरियड कहते हैं। और इस रेफ्रेक्टरी पीरियड के अंदर जो है इसका मतलब है कि कोई भी दूसरा सिग्नल वहाँ पे फिर से नहीं आ सकता, और उसी पीरियड के अंदर जो है सोडियम चैनल एक तरह से टेम्परेरी क्लोज भी रहता है ताकि और कोई सिग्नल ना आ सके। तो इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और सिचुएशन रेस्टिंग पोटेंशियल की धीरे धीरे रिस्टोर हो रही होती है। अगेन वहाँ पे सोडियम लीकी चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल, वो सब इक्विलिब्रियम एक तरह से एस्टैब्लिश करने का काम कर रहे होते हैं, और फाइनली जो है एक तरह से रेस्टिंग पोटेंशियल को फिर से जो अटेन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वन बाय वन आगे बढ़ता है कि जैसे जैसे वो मतलब आगे बढ़ता रहेगा और सिग्नल इस तरह से एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बन जाएगा। इस पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू पहुंचते जो है एक तरह से वो साइनेप्स तक पहुंच जाएगा, और साइनेप्स तक पहुंचने के बाद में वहाँ पे अगर एक्शन पोटेंशियल वाला सिग्नल आ रहा है तो वहाँ पे कैल्शियम गेटेड आयन चैनल जो होंगे वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। कैल्शियम का जब इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से वहाँ पे जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक तरह से एक्टिव होकर रिलीज हो जाएंगे, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहाँ पे जाके उनको एक तरह से रिले सिग्नल देंगे कि बेसिकली जो है ये किस तरह का सिग्नल आ रहा है। और वो एक तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह के वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं और किस तरह के वहाँ पे एक तरह से रिसेप्टर हैं, एक तरह से एक्साइटेटरी भी होते हैं। और जैसा कि एक्साइटेटरी का एग्जाम्पल मैंने स्मोकिंग वाले एग्जाम्पल में वीडियो में बताया था, तो एक्साइटेटरी भी होते हैं, इनिबिटरी भी होते हैं। तो उस तरह के हिसाब से जो है सिग्नल आगे रिले होगा कि उसको अगर एक्साइटेटरी है तो अगेन वो सामने न्यूरोट्रांसमीटर जाके सामने वाले पोस्ट सिनेप्टिक क्लिफ्ट पे जाके बाइंड कर जाएगा, और वहाँ से जो है फिर से जो है जैसा मैंने आपको बताया कि वो सिग्नल काफ़ी बड़ा होगा तो एक्सॉन हिलॉक्स आगे निकलते हुए और एक्शन पोटेंशियल इस तरह से आगे वन बाय वन इस तरह से न्यूरॉन टू न्यूरॉन इस तरह से रिले होता जाएगा। और ये तो बहुत ही फास्ट हो रहा होता है। बेसिकली मैंने एक तरह से सेकंड के 10वें हिस्से में जो पूरा की पूरी सिचुएशन हो रही होती है उसको मैंने आपको तकरीबन 10 मिनट के वीडियो में बताया, लेकिन ये बहुत फास्ट ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। और ये फास्ट और तेज़ी से कैसे हो पाए, इसके लिए जो है हमारे बॉडी के अंदर माइलिन शीथ होती है, और ये माइलिन शीथ के बीच में जो है बीच में स्पेस होता है विच इज़ कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से मतलब सिग्नल उछल के जा रहा होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कि वहाँ पे एक तरह से सॉल्टेटरी कंडक्शन हो रहा होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारा न्यूरोनल कनेक्शन अगर बना हुआ है तो एक सिग्नल जो है जैसे इस तरह से अगेन अगर मैं रिकैप करूँ इसको, तो यहाँ से एक तरह से इसने वापस से डेंड्राइट से लिया, डेंड्राइट से लेने के बाद में इसने डिसाइड किया कि इसको प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। इसको अगर प्रोसेस करना है, अगर सिग्नल काफ़ी बड़ा है, अगर वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट से ज़्यादा का है तो वो उसको आगे रिले करेगा, एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगा। एक्शन पोटेंशियल जो है वो अप टू 30 मिलीवोल्ट तक जाएगा, और इस तरीके से वापस वहाँ पे चेंजेस जो है वो सेल की पोलरिटी में चेंजेस आते हुए वो फाइनली जो साइनेप्स तक पहुँचेगा। साइनेप्स जो है वो अगेन वहाँ पे सामने वाली पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट से वहाँ पे कनेक्टेड होता है, और फिर अगेन वहाँ पे जाके सिग्नल रिले हो रहा होता है बेस्ड ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर, बेस्ड ऑन द रिसेप्टर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, और वो इस तरह से आगे रिले होते फाइनली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस से आपके एक तरह से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, रास्तों के थ्रू होता हुआ सिग्नल जाता है कि बेसिकली उस मसल को वहाँ से हटा लेना है, रोकना है, क्या एक्शन लेना है, वो डिसाइड होके जा रहा होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्यूटीफुल मैकेनिज्म हो रहा होता है और इतना फास्ट हो रहा होता है, एंड वी आर कम्प्लीटली ऑब्लिवियस ऑफ दैट फैक्ट। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।